वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड। और आप इसमें आईएमएफ के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा ब्रेक ज़्यादा लग गया, इसलिए इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बैक से। हम इसके बारे में पढ़ रहे थे आईएमएफ की कार्य और कार्यप्रणाली को हमने पढ़ा था, जिसमें इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, जैसे मुद्रा कोष एवं अन्य मुद्राओं के रूप में ये क्या कर रहा है, कोष के आय का वितरण किस प्रकार से हो रहा है, सदस्यों पर प्रतिबंध, कोष के साधनों की तरलता, इसी प्रकार से समता दरों का निर्धारण, ऋण व्यवस्था, और ऋण में कौन कौन से ऋण है, जैसे संकटकालीन, स्थायित्व है, मौसमी, सामयिक है, चालू भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए है, इसके अलावा विनिमय नियंत्रण के लिए क्या कर रहा है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क करता है कि नहीं करता है, और सूचनाओं का संकलन और प्रकाशन। इसके अलावा इसके कुछ जो पब्लिकेशंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे मुद्रा कोष की वित्तीय सहायता योजनाओं की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज ऑफ आईएमएफ। ये 2 प्रकार की सुविधाएं देगा, नियमित और विशिष्ट। तो जो नियमित होंगे उनमें मुद्राओं का क्रय और पुनः क्रय, ये भी हमने थोड़ा पढ़ लिया था। ऋण वचन समझौते, इनके अलावा विस्तार कोष की सुविधा देगा ये। सितंबर 1974 में सदस्य देशों के भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए मध्यकालीन सहायता के रूप में प्रारंभ की गई थी ये। इसमें 3 साल के लिए सहायता दी जाती है, जिसको 4 साल तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। और इस सहायता का सदस्य देश द्वारा मुद्रा कोष को प्रत्येक निकासी के 4.5 से 10 वर्ष की अवधि में वापस भुगतान, यानी कि 4.5 साल से 10 साल की अवधि में उनको वापस भुगतान करना होगा। अब बात करते हैं विशिष्ट या विशेष सेवाओं की। तो विशेष सुविधाओं में क्या क्या हो गई, क्षतिपूरक तथा आकस्मिक वित्त व्यवस्था, कंपनसेटरी और कंटिजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, सीसीएफएफ, बटर स्टॉक वित्त सुविधा और पूरक कोष वित्त सुविधा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्षतिपूरक तथा आकस्मिक वित्त सुविधा। ये उन सदस्य देशों को जिन्हें किसी वर्ष में विशेष कारणों से निर्यात में कम आय प्राप्त हुई हो और उसके चक्कर में भुगतान असंतुलन, अस्थायी असाम्य उत्पन्न हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए क्षतिपूरक वित्त सुविधा दी जाती है। और इस सुविधा के अंतर्गत वो लोन ले सकते हैं। और ये 1963 में प्रारंभ हुई थी। 1981 में इसका एक और रूप प्रारंभ कर दिया गया, और उसमें क्या किया गया कि खाद्यान्नों से आयात की लागतों में वृद्धि होने पर भी सदस्य देश सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी सीमाएं देखिए कि निर्यात आय में कमी अपने कोटा के 30% तक कर सकते हैं, खाद्यान्नों की आयात लागत बढ़ने पर 15% तक लोन मिल सकता है, आकस्मिक वित्त व्यवस्था में 30% तक, और वैकल्पिक ढांचे के लिए 20%। और इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड जो है, दोनों के संयुक्त के लिए अधिकतम सीमा कितनी हो गई, 80%। दूसरी जो सुविधा दी जा रही है वो है बटर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी, BSFF। जो कुछ वस्तुओं के उत्पादक एवं निर्यातक देश हैं, उनके उत्पादन और मूल्यों में अगर बाहरी कमी की क्षति से बचाना हो, तो उसके लिए 1969 में यह योजना प्रारंभ की गई। और इसमें निर्यातक देशों को विशिष्ट वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाने के लिए ऋण सुविधा दी गई। अब इसमें इसने डेटा दे रखा है कि कब से कब तक में क्या किया गया है। और 1983 से इस सहायता का किसी भी देश के द्वारा उपयोग नहीं किया गया है। पूरक कोष सुविधा, सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी, SRF, इसमें क्या किया गया कि कार्यकारी संचालक मंडल ने दिसंबर 1997 में 1997 में सहायता की एक नई खिड़की पूरक कोष के रूप में खोली, और उन सदस्य देशों के लिए खोली जिन्हें अल्पकाल में वित्त की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और उसके चक्कर में उनके बाजारों के विश्वास खत्म होने से पूंजी खाते पर अत्यधिक दबाव के कारण वो उत्पन्न हुई हो। तो उस समय के लिए अल्पकालीन वित्त की बहुत अधिक आवश्यकता के कारण उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा दबाव बन गया है, तो उसके लिए ये सुविधा खोली गई है। और इसका जो आधार है सहायता देने का, वो ये है कि मजबूत समायोजन नीतियाँ लागू करने से शीघ्र ही भुगतान संतुलन की कठिनाइयाँ हल हो जाएंगी। इसके अंतर्गत 1 से 1.5 साल की अवधि में कोषों का वापस भुगतान करना होता है, और कार्यकारी जो संचालक मंडल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उस भुगतान की अवधि को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा सकता है। रियायती सुविधाएं, कंसेशनल फैसिलिटीज़ में क्या होगी, संरचना समायोजन सुविधा, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, SIF, और विस्तारित संरचना समायोजन सुविधा, इनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ESAF।
जो कि निर्धन देशों को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाती है। और SAF 1986 में और ESAF की सुविधा 1987 में प्रारंभ की गई और फरवरी 1994 में इसका विस्तार किया गया। SAF का जो लोन दिया जा रहा है उस पर 0.5% जो आपका होगा इंटरेस्ट रेट होगा और 5.5 से 10 साल में इनको चुकाना होगा ऋणों को। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सफलताएं या फिर उपलब्धियां। सदस्य देशों की संख्या में भारी परिवर्तन हुआ है। हम इसकी सफलता के रूप में देखें तो कहाँ, तो ये केवल स्थापना के समय 44 थी और अब ये 180 के आसपास हो गई है। इसमें डेटा 134 दे रखा है, 1979 तक का दे रखा है, अभी ये 180 से भी अबोव है। इसके अलावा पूंजी साधनों में भारी वृद्धि हुई है। जो आरंभ में जो पूंजी के साधन थे वो बहुत कम थे और अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सदस्य देशों की मुद्रा का प्रयोग तथा ऋण वापसी पूर्व क्रम की सरल शर्तें हुई है। इसमें विनिमय दरें, मुद्रा कोष ने सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरें डॉलर व स्वर्ण में निश्चित करके उन विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखने का भी यथासंभव प्रयत्न किया है। इसके अलावा कोष ने सदस्य देशों को परिवर्तनशील विनिमय व्यवस्था अपनाने की भी छूट दी है। सदस्य देशों को अधिकाधिक ऋण व सहायता दी है। समताओं का निर्धारण एवं मुद्राओं का अवमूल्यन किया है। यह क्या है, मुद्रा कोष का महत्वपूर्ण कार्य सदस्य देशों की मुद्राओं की समता दरों का निर्धारण करना। तो जरूरत पड़ती है तो मुद्रा कोष किसी भी देश को उसकी मुद्रा के अवमूल्यन की सलाह दे सकता है। अब देखिए 1946 में इसके द्वारा केवल कुछ देशों की मुद्राओं की समता दरें निर्धारित की जाती थी, लेकिन 1974 में सबकी ही करने का कार्य करने लग गया। लेकिन 1971 में जो डॉलर संकट आया था उसके बाद स्थिर विनिमय दर व्यवस्था को खत्म करके क्या कर दिया गया, परिवर्तनशील विनिमय व्यवस्था लागू कर दी गई, कन्वर्टेबल एक्सचेंज सिस्टम। और विनिमय दरों का निर्धारण अब स्वतंत्र रूप से किया जाता है। देखिए इसमें 1949 से 58 तक की अवधि में 30 सदस्य देशों ने अपनी मुद्राओं का मूल्यांकन करवाया था। 1967 से 68 में 22 देशों ने करवाया। इसके बाद अमेरिका ने भी 1971 और 1973 में करवाया। और इसमें क्या है ना, उतार चढ़ाव की अनुमति जो थी वो या तो माइनस में 2.25% कर सकते हैं आप कमी, या फिर बढ़ोतरी आप 2.25% कर रख सकते हैं, लेकिन अब ये सीमा हटा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि हुई है इससे, तकनीकी सहायता मिली है इससे, क्योंकि क्या है, सदस्य ये जो IMF है ये सदस्य देशों को वित्तीय सहायता के साथ साथ प्राविधिक और सहायता और परामर्श भी देता है। बड़े पैमाने पर वित्तीय और मौद्रिक प्राविधिक सहायता देता है। इसके अलावा अपने विशेषज्ञ दल भेजता है, तो तकनीकी सहायता भी ये देता है। इनके अलावा इसने विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करने के अलावा परामर्श देने के लिए बाहरी विदेशी विशेषज्ञ भी बाहर से बुलवाता है। और इस कार्य के लिए इसने 1964 में 2 डिपार्टमेंट्स की स्थापना की। फर्स्ट सेंट्रल बैंकिंग सर्विस डिपार्टमेंट CBSD और सेकंड फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट। ये दोनों विभाग जो होते हैं वो सदस्य देशों को विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। इनके अलावा विशेष सहायता योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि तेल सुविधा। 1973 से 74 में अरब देशों द्वारा खनिज तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों में भुगतान संतुलन में ये जो असाम्य है वो उत्पन्न हो गया था। तो इसको दूर करने के लिए कोष ने ऑयल फैसिलिटी प्रारंभ की। इसमें कुछ सदस्य देशों को, जैसे कि तेल उत्पादक देश है स्विट्जरलैंड और अन्य, उनसे ऋण लिए गए हैं तथा इस राशि को ऋण के रूप में उन देशों को दिया गया है जिनके भुगतान असंतुलित रहे हैं। और इसमें ब्याज की दरें और भुगतान वापसी की शर्तें भी अलग अलग रखी गई है। मोस्टली जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 से 7.5% और वापसी 8 अर्धवार्षिक किस्तों में थी। सदस्य देश समय से पूर्व भी ऋण वापस कर सकते हैं और 1976 में ये व्यवस्था बंद कर दी गई और 83 तक समस्त बकाया ऋणों का भुगतान भी प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा उधार की सामान्य व्यवस्था करी है, अनुदान खाता शुरू किया है। 1 अगस्त 1975 से ऐसे देशों को ब्याज पर राहत देने के उद्देश्य से अनुदान योजना प्रारंभ की गई। इसमें क्या होता है, सदस्य देशों से IMF राशियां प्राप्त करता है और फिर उन देशों को 50% तक सब्सिडी देता है
अर्थात तेल सुविधा ऋणों की ब्याज दर इन सदस्यों के लिए 4% कम हो जाती है। प्रन्यास कोष बनाए हैं, ट्रस्ट फंड्स बनाए हैं, क्षतिपूरक तथा बफर स्टॉक वित्तीय सुविधा प्रदान की है, विस्तार सुविधा शुरू की है। ये 1974 में प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या होता है, स्पेशल लोन दिए जाते हैं, स्पेसिफिक लोन दिए जाते हैं जो कि अभिअंश के आपका जो कोटा है उसके 140% तक की राशि के लिए उपलब्ध होते हैं और मीडियम टर्म पीरियड के लिए होते हैं, मध्यकालीन होते हैं। और ये जो प्रकार के ऋण है ये 3 देशों को, मैक्सिको, केन्या और फिलीपींस को दिए गए हैं। पूरक वित्तीय सुविधा भी दी जाती है। कुछ वर्षों में अनेक देशों को भुगतान संतुलन में भारी असंतुलन का सामना करना पड़ेगा, तो उन देशों को वर्तमान अभ्यंश के अनुसार प्राप्त वित्तीय सुविधाएं अपर्याप्त रह सकती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 29 अगस्त 1977 को मुद्रा कोष ने अलग से पूरक वित्तीय सुविधा प्रारंभ की। प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया है। देखिए 1951 से सदस्य देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं देता रहा है IMF। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, आर्थिक विकास और वित्त व्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों के लिए यह सुविधा दी जा रही है। और इसकी जो पीरियड होगा, इसकी जो अवधि होगी वो 2 माह से 6 माह होती है। 1964 में इसने इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया और यह जो केंद्र है यह विभिन्न भाषाओं में वित्तीय नीति विश्लेषण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है। 1988 तक की हम बात करें तो 250 प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए गए थे और उनमें 151 देशों के 6000 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग का कार्य करता है ये, जैसे कि गेट, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का बैंक, विश्व बैंक, इनके साथ में सहयोग स्थापित करता है। और कोष के अधिकारी इन संगठनों की सभाओं में भी भाग लेते हैं और समस्याओं की जानकारी करते हैं। IMF के प्रकाशन का कार्य है, ये भी कहीं न कहीं हो रहा है। तो इससे भी हम इसमें उपलब्धियों और सफलताओं और उद्देश्यों को समय समय पर ये प्रकाशित करता है, जिससे कि सभी व्यक्ति अधिक से अधिक कोष की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, तो उससे भी इसकी सफलताओं का पता चलता है। विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी सलाह का कार्य करता है। प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन पर रोक लगाता है ये। तो इस प्रकार से ये उन सभी कार्यों को करता है जिनसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में वृद्धि की जा सके। लेकिन यदि हम इनको गौर करें तो हम इनसे ये देखेंगे कि ये पूर्ण रूपेण अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाया। और इसका कारण क्या रहा कि विभिन्न देशों ने कोष की सलाह का उल्लंघन किया है, निर्धारित सीमाओं से अधिक लोन ले लिए हैं और कुछ देशों ने IMF की परमिशन के बिना ही विनिमय दरों में कमी या वृद्धि कर दी है या फिर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। तो उस वजह से सफलता तो मिली है लेकिन पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिली है। अब हम बात करते हैं IMF की असफलताएं, फेलियर ऑफ IMF। भेदभावपूर्ण व्यवहार रहा है इसका, विकसित देशों को अधिक सहायता दी है और अविकसित देशों को कम सहायता दी है। अमेरिकी प्रभाव की अधिकता रही है और इसमें क्या हुआ कि प्रबंध कार्यकारिणी की सदस्यता का वितरण भेदभावपूर्ण ढंग से किया गया, तो अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा है। और प्रभाव बढ़ने के कारण ये है कि लैटिन अमेरिका के लिए 2 स्थान सुरक्षित कर दिए गए। दूसरा जो अमेरिका का कोटा है वो भी अधिक है, तो उसके वोट्स भी बढ़ गए हैं, तो उसका कहीं न कहीं आधिपत्य बना हुआ है। डॉलर समस्या हल करने में असमर्थ रहा है ये। आज भी डॉलर उतनी ही दुर्लभ है जितनी की कोष की स्थापना के समय थी। कोष के नियम विकासशील देशों के लिए थोड़े अनुपयुक्त हैं क्योंकि ये स्वतंत्र मुद्रा विनिमय, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर जोर देता है, जो कि विकासशील देशों के संदर्भ में हम बात करें तो उनके प्रतिकूल साबित होती है। विनिमय नियंत्रणों को हटाने में असमर्थ रहा है ये। विनिमय दरों में अस्थिरता रही है, सीमित कार्य क्षेत्र रहा है इसका, जैसे कि ये ऋणों की अदायगी, पूंजी की आयात निर्यात और अवरुद्ध स्टर्लिंग से संबंधित कार्य या समस्याओं में सहायता नहीं कर पाता है। कोटा निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर नहीं है इसका। इसके अलावा अन्य आलोचनाएं भी इसकी है, जैसे कि कोष के साधन पर्याप्त नहीं है, इसके द्वारा दी जाने वाली सहायता पर्याप्त नहीं है, दृढ़ नीति का पालन नहीं है इसमें। अब हम बात करेंगे
IMF और इंडिया की। भारत जो है इसका प्रारंभिक और मौलिक सदस्य रहा है। इसने ब्रेटन वुड्स में जो सम्मेलन था उसमें भाग भी लिया था और समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी किया था। 1970 तक कोष के अध्यक्ष में भारत का 5वां स्थान था, तो इसको कार्यकारी संचालक नियुक्त करने का भी अधिकार था, लेकिन उसके बाद इसका स्थान धीरे धीरे बढ़ता गया और अब इसका प्रतिनिधि चुनाव द्वारा ही आता है। रुपये की अन्य मुद्राओं से विनिमय दरों का निर्धारण। IMF की सदस्यता से पूर्व भारतीय रुपये की अन्य मुद्राओं से प्रत्यक्ष विनिमय दर निर्धारित नहीं होती थी और पौंड के माध्यम से ज्ञात की जाती थी, लेकिन इसकी सदस्यता के कारण इसकी भी अन्य मुद्राओं से सीधी विनिमय दर निर्धारित होने लगी। अभ्यंश के रूप में हम बात करते हैं 28 फरवरी 2009 तक इसका अभ्यंश 4158 मिलियन SDRs था। कोष से सहायता के रूप में इसको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली है। अनेकों बार IMF ने सहायता की है और इनका अधिकांश का जो ऋण की राशि रही है उनका समय पर वापस भुगतान भी इंडिया ने कर दिया है। विशेष आहरण अधिकार योजना का भी लाभ मिला है इंडिया को। 1970 में IMF में अंतर्राष्ट्रीय तरलता की वृद्धि हेतु SDRs की योजना लागू की गई और इसके लाभ भारत को भी मिले। इनके अलावा आर्थिक संकटों के समय सहायता मिली है, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए या विदेशी विनिमय संकट को हल करने के लिए या योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए IMF द्वारा भारत को समय समय पर जो इकोनॉमिक हेल्प है वो मिली है, आर्थिक सहायता मिली है। 1955 के पाकिस्तानी आक्रमण के कारण कोष ने भारत को $20 करोड़ का ऋण स्वीकार किया। 1966 के 1966 के आर्थिक संकट में भी लोन मिला। तो इस प्रकार से भारत को सहायताएं मिली है। इसके अलावा मताधिकार की हम बात करें तो जैसे 4158.2 मिलियन SDRs है, तो इसके आधार पर भारत को 41,832 मत प्राप्त है। अन्य लाभ भी इसको दिए गए हैं, जैसे विश्व बैंक की सदस्यता हो गई है IMF का सदस्य होने के नाते। इसके अलावा इसकी विश्व बैंक और उसकी जो सहायक संस्था है ID इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से भी आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त ऋण प्राप्त होते रहे हैं। तकनीकी सहायता प्राप्त होती रही है, कई मामलों में विशेषज्ञ सेवाएं मिलती रही है और नीति निर्धारण में भी भारत का हाथ रहा है। तो 1970 तक तो क्या था कि स्थायी सदस्य था तो कार्यकारी संचालक मंडल नियुक्त करने का अधिकार था इंडिया को। इसके बाद नीति निर्धारण में भी, इसके पहले ये जो पीरियड रहा इसमें इसने नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1970 के बाद भारतीय प्रतिनिधि श्रीलंका और बांग्लादेश के सहयोग से कार्यकारी संचालक मंडल में चुना जाता रहा है और भारत ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा की है और उनके अनुकूल नीति निर्धारण में सहायक रहा है। यहाँ आपका IMF का चैप्टर पूरा क्लोज होता है। थैंक यू।